आज रविवार का दिन है, दिनांक 2/10/2022। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ये भी एक जीएस है, कई पूछ देगा, डेट वाइज पूछ है कि किस तारीख को और किस सत्र में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र जो है चौथा का हमने तीसरा प्रश्न पत्र पढ़ा दिया था जनरल स्टडी। अब हम प्रश्न पत्र 5 का जनरल स्टडी 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पाठ्यक्रम बता रहे हैं। अभी पाठ्यक्रम जब आप जान जाइएगा तो एक एक बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न पत्र 5 के चौथा पेपर जीएस में क्या क्या पढ़ने हैं। तो पढ़ने हैं नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, एक कलेक्टर को नीति शास्त्र की जानकारी रहनी चाहिए, इसीलिए सिलेबस में रखा गया है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि एक कलेक्टर बनने के लिए सिलेबस में समान अध्ययन के चौथे पेपर में नीति शास्त्र को रखा गया है, सत्यनिष्ठा को रखा गया है और अभिरुचि को रखा गया है। इस प्रश्न पत्र में नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति एवं उनके दृष्टिकोण, उनके अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर
उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। उनके मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। उनके मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। तो ये नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ये आपके सामान्य अध्ययन के 5वें पेपर का मटेरियल है या पाठ्यक्रम है। यह ऐसा प्रश्न पत्र है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे चीज शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में, जो जनरल लाइफ है आपका, कलेक्टर बन के जाइएगा, उसमें उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, क्या ईमानदारी है और क्या सत्यनिष्ठा है, संबंधित विषयों के प्रति उनके अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार के में विभिन्न तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको कि इसमें आप जो है दंग रह जाएंगे। तो आपको इस पेपर में यही पढ़ना है कि सत्यनिष्ठा क्या है, ईमानदारी क्या है, अभिरुचि क्या है। तो आप जब कलेक्टर बन के जाइएगा या आपका जब इस पेपर होगा तो ऐसा ऐसा समस्या दिया जाएगा, इसे लिख दिया जाए कि अभी जो समस्या चल रही है कि जितने संघ बने हुए हैं, तो अभी करंट में है पीएफआई एक संगठन है, तो पीएफआई संगठन पर सरकार बैन लगा रही है। तो सवाल उठ रहे हैं कि आप ये बताइए, जब पीएफआई पर बैन लग रहा है तो क्यों नहीं और सब पर बैन लगा? सवाल उठा ना, ये सार्वजनिक जीवन का प्रॉब्लम आ गया। तो आप कलेक्टर बन के जाइएगा तो ये आपके सामने आएगा, आपके सामने जनता कहेगी क्यों आरएसएस पर बैन नहीं है, क्यों पीएफआई पर बैन है, क्यों जो है मूल निवासी पर बैन नहीं है, क्यों फलाने पर बैन नहीं है, क्यों जो है बजरंग दल पर बैन नहीं है। ऐसे इस तरह की सार्वजनिक जीवन की समस्याएं हैं। तो इसी पर आपके मनोवृत्ति, आपकी अभिरुचि, आपकी सच्चाई, आपके सत्यनिष्ठा की जांच की जाती है इस पेपर में। तो आइए और क्या पढ़ना है इसमें। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए, इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले, प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन केस स्टडी का माध्यम भी चुना जाता है। केस स्टडी का माध्यम भी चुना जाता है। केस स्टडी का माध्यम भी चुना जाता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाता है। मुख्य रूप से नीचे दिए गए क्षेत्रों को चुना जाता है। नीचे दिए गए क्षेत्रों को चुना जाता है। जैसे नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। मानवीय क्रियाकलापों में
नीति शास्त्र का सार तत्व, नीति शास्त्र का सार तत्व, नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, इसके निर्धारक और परिणाम, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के कौन कौन से आयाम हैं? नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, निजी और सार्वजनिक संबंधों में, निजी और सार्वजनिक संबंधों में, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, ये पढ़ना है आपको। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामलों के अध्ययन, कोई मामला दे दिया गया तो केस स्टडी का माध्यम भी चुना जाता है। केस स्टडी के मामले में, जैसे केस कोई आ गया, आप कलेक्टर हैं और जो है कोई आदमी बहुत जो है गलत व्यवहार कर रहा है किसी दूसरे आदमी के साथ, और उस आदमी के साथ बहुत सारी जनता आ गई है, और वह जिसके साथ वो विरोध कर रहा बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ईमानदार आदमी है, तो आप वो एक केस हो गई। इस केस में नीति शास्त्र के अनुसार आप वहाँ कैसा व्यवहार करिएगा, तो इसीलिए वो केस स्टडी आपके सामने आ गई, और नीति शास्त्र जब आ गई तो यह आपको काम देगा वहाँ। तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र और मानव जो है, मानव के बीच में आप कलेक्टर ही करिएगा। मानव से समाज बना है, समाज से राज्य बना है, और राज्य से जो है सरकार बनी है, सरकार के द्वारा आप जो है व्यवस्था करके जाते हैं। तो नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं, नीति शास्त्र के निर्धारक परिणाम क्या होंगे, और नीति शास्त्र के आयाम क्या हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नीति शास्त्र काम आता है। आपके घर में अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे अपने घर में रहिएगा, और सार्वजनिक जीवन में भी नीति शास्त्र की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कलेक्टर को सिलेबस में रखा गया है कि अपने ही नहीं कि कुर्सी पर बैठ गए तो आप घर में किसी को बुझवे न करिए, सबको इज्जत देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए आपको नीति शास्त्र का जो है चौथा पेपर नीति शास्त्र के विषय में सिलेबस में दिया गया है, तो आपको ये पढ़ना है। और क्या पढ़ना है नीति शास्त्र में? आप तो नीति शास्त्र के विषय में जान गए कि नीति शास्त्र में आपको पढ़ना, नीति शास्त्र और मानवीय संबंध पढ़ने हैं। अब मानवीय मूल्य पढ़ने हैं। नीति शास्त्र में मानवीय मूल्य पढ़ना है, मानवीय मूल्य पढ़ना है। मानवीय मूल्य में क्या क्या पढ़ना है? मानवीय मूल्य में महान नेताओं, समाज सुधारकों, प्रशासन के जीवन और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उद्देश्यों से शिक्षा, तथा उनके उद्देश्यों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में
मूल्य विकसित करने में परिवार, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। समाज, परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, ये आपको पढ़ने हैं, अब पढ़ने हैं नेक्स्ट मानवीय मूल्य। पढ़ लिए तो मानवीय मूल्य में जो महान नेता हुए हैं, समाज को सुधारने वाले हुए हैं और प्रशासक हुए हैं, और प्रशासकों के जीवन हैं, प्रशासकों के जो उद्देश्य हैं से शिक्षा लेना होगा। मूल्य विकसित करने, जो मूल्य हैं, वैल्यू हैं, उनका क्या वैल्यू है, उसको विकसित करने में परिवार की और समाज की और शैक्षणिक संस्थानों की क्या रोल होते हैं। इसलिए आपको आईएएस के सिलेबस में चौथे पेपर में पढ़ना है। अब आइए अभिवृत्ति क्या है भाई, अब अभिवृत्ति भी पढ़नी है, तो मानवीय मूल्य हो गया, अब आइए अभिवृत्ति पढ़नी है, अभिवृत्ति पढ़नी है। अब अभिवृत्ति पढ़नी है। मानवीय मूल्य हो गया, नीति शास्त्र का सामाजिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध पढ़ना है, मानवीय मूल्य पढ़ना है। अब अभिवृत्ति पढ़नी है। अभिवृत्ति में पढ़ना है सारांश, कंटेंट पढ़ना है। किसी भी चीज का कंटेंट, उसका मुख्य विषय क्या है। संरचना, वृत्ति, विचार, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव या संबंध, अब नेक्स्ट पढ़ना है नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि। नैतिक अभिरुचि भी लेनी है आपको और राजनीतिक अभिरुचि भी लेनी है। तो इसमें पढ़ना है सामाजिक प्रभाव धारणा। तो इसमें समाज का क्या प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक धारणा, ये पढ़नी है। अब इतना तो जान गए कि अभिवृत्ति पढ़नी है। अभी मतलब प्रेजेंट में आपका क्या मन में बात है उसको पढ़ना है। तो मन में आपको सारांश पढ़ना है, किसी चीज का दे दिया उसको सारांश निकालो, कंटेंट करना होगा। आप कैसे इसकी संरचना हुई इस अभिवृत्ति की, और कैसे इसका विचार आया, और कैसे आचरण करना चाहिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या होगा कंटेंट का, जो आप कंटेंट अप्लाई करेंगे तो उसके विषय में पढ़ना होगा। और नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि अगर आप ले रहे हैं तो मोरल अभिरुचि क्या है, पॉलिटिकल अभिरुचि क्या है। तो ये सामाजिक प्रभाव, सामाजिक धारणा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा नैतिक अभिरुचि और राजनीतिक अभिरुचि का, ये भी पढ़ना है। आइए आगे चलते हैं कि चौथा पेपर में और क्या पढ़ना है आपको।
सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर है और आईएएस का 5वां पेपर है। एक तो निबंध हो गया। अब आइए, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि था बुनियादी मूल्य। सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा के लिए सिविल सेवा के लिए अभिरुचि था बुनियादी मूल्य। अभिरुचि अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य बुनियादी मूल्य सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। तो बुनियादी मूल्य क्या है? सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, भेदभाव, भेदभाव रहित, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी तथा गैर तरफदारी गैर तरफदारी तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, समर्पण भाव, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, कमजोर वर्गों के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता तथा संवेदना। एक कलेक्टर बनने के लिए ये रखा गया है कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि पैदा करनी होगी बुनियादी। तो बुनियादी अभिरुचि क्या है? वो मूल्य है सत्यनिष्ठा, एक मूल्य है, भेदभाव रहित एक मूल्य है, तरफ गैर तरफदारी, किसी के तरफ से जो है बहुत ज़्यादा जो है तरफदारी नहीं करनी चाहिए, आवभगत नहीं करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, कोई तथ्य आवे जो सही हो उसी को करना चाहिए, कितना हूँ आपके पास अगर प्रेशर आवे तो गलत काम नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, जनता की सेवा के लिए है तो एकदम समर्पित भाव से काम करना चाहिए, और समर्पण भाव, ये समर्पण भाव है, समर्पण भाव। कमजोर जो वर्ग वीकर सेक्शन है, जिस सब भारतीय समाज में डोम है और जो डोम है, चमार हैं, आदिवासी हैं, ये लोग जो है वीकर सेक्शन है, इनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, सहिष्णुता रखना चाहिए, माने आदर रखना चाहिए, उनके प्रति जगह दिल में रखना चाहिए। ये चीज आपको बताया जा रहा है, पढ़ना है, बताया नहीं जा रहा, पढ़ना है और इसको जीवन में अप्लाई करना है। ये हो गया भावनात्मक पक्ष। अब हो गया भावनात्मक पक्ष। अब भावनात्मक पक्ष है एक, भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक, भावनात्मक पक्ष, ये भावनात्मक पक्ष है। अवधारणाएं तथा प्रशासन। अवधारणा क्या है? अवधारणाएं मतलब भावना की अवधारणाएं क्या है, तथा प्रशासन, भावनाएं तथा अवधारणाएं तथा प्रशासन, अवधारणाएं तथा प्रशासन, और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग,
शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग, शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग और उपयोग और उपयोग, प्रयोग और उपयोग। अब नेक्स्ट पढ़ना है आपको, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। भारत तथा विश्व के, भारत तथा विश्व के नैतिक जो विचारक हैं, नैतिक विचारकों के, नैतिक विचारकों के, भारत और विश्व के, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों के, विचारकों तथा दार्शनिकों, विचारकों तथा दार्शनिकों के, दार्शनिकों के, दार्शनिकों के योगदान, दार्शनिकों के योगदान, ये भी पढ़ना है। भारत और विश्व में जो नैतिक विचारक हैं और फिलासफर हैं, उनका जो है क्या योगदान रहा है समाज के प्रति, ये भी पढ़ना है। अब आइए नेक्स्ट पढ़ना है, आपको बता दिए कि भावनात्मक पक्ष क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। अब भावना का प्रशासन, शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग और उपयोग कैसे किए जाते हैं, इसी भावना का भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक तथा दार्शनिकों का योगदान क्या है। आइए और क्या पढ़ना चौथा पेपर में, लोक प्रशासन में लोक, लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में लोक, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, मूल्य तथा नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में जनता की सेवा करना, देखभाल करना, उसमें लोक का और सिविल सेवा का, मनो सिविल बने असैनिक सेवा का मूल्य क्या है और नीति शास्त्र का उसमें योगदान क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, स्थिति तथा समस्या पर विचार करना है। स्थिति क्या है, जब कलेक्टर बन के आइएगा, स्थिति तथा समस्या, स्थिति तथा समस्या पर विचार। कोई भी समस्या अगर जिले में पैदा हो जाएगी तो क्या पोजीशन है और क्या प्रॉब्लम है, उस पर विचार करना है। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक चिंताएं, नैतिक चिंताएं, नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, तथा दुविधाएं, तथा दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, नियम, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, नियम, विनियम, विनियम, विनियम तथा अंतरात्मा, तथा अंतरात्मा, तथा अंतरात्मा। शासन व्यवस्था में नीति परक, शासन व्यवस्था में नीति परक, शासन
शासन व्यवस्था में नीतिपरक, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण तथा नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण सुदृढ़ीकरण सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग ये भी पढ़ना है, में नैतिक मुद्दे, कारपोरेट शासन व्यवस्था, कारपोरेट शासन व्यवस्था, इतने चीज पढ़ने हैं। कारपोरेट शासन व्यवस्था तो लोक शासन में लोक, सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र, ये आपको पढ़ने, इसमें स्थिति पढ़नी है, देश की स्थिति क्या है, देश के सामने समस्या क्या है, देश के समस्याओं पर विचार करना है, सरकारी तथा निजी संस्था क्या है, उसमें नैतिक चिंता भी करना है, दुविधाएं क्या है, सुविधा और दुविधा, वो तो इस पर भी विचार करना है। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि और क्या है, नियम क्या है, विनियम क्या है, तथा अंतरात्मा आपके अंदर का भावना क्या है। शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, विश्व लेवल पर कैसे पैसे कौड़ी का अपने देश के प्रति जो है व्यवस्था बनाए रखना है, और नैतिक मुद्दे क्या होंगे उस पर, और कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या होगी, इस पर पढ़ना है। ये आपके नीति शास्त्र के विषय हो गए। आइए और चलते हैं, आपको ये सब फोर्थ पेपर में पढ़ना है, जो है समान अध्ययन के। आइए और चलते हैं। और क्या आपके फोर्थ पेपर में पढ़ने हैं, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, ये भी आपको नीति शास्त्र का पेपर है। तो इसमें लोक सेवा की अवधारणा क्या है, लोक सेवा की अवधारणा क्या है, लोक सेवा की अवधारणा शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, शासन व्यवस्था तथा ईमानदारी का, शासन व्यवस्था ईमानदारी का दार्शनिक आधार, शासन व्यवस्था का दार्शनिक, शासन व्यवस्था तथा ईमानदारी का दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या है ईमानदारी का, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, सरकार
सरकार में सूचना का आदान प्रदान, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, नीतिपरक आचार संहिता, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, आचरण संहिता, नागरिक पोषण पत्र, नागरिक पोषण पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इतना चीज पढ़ना है। तो शासन व्यवस्था में ईमानदारी पढ़नी है चौथे पेपर में। लोक सेवाओं की क्या अवधारणा वो पढ़ना है। शासन व्यवस्था क्या है इसको पढ़ना है। और ईमानदारी का दार्शनिक आधार और सरकार में सूचना को आदान प्रदान करना है। और किसी भी निर्णय पर पारदर्शिता, किसी भी सरकार के निर्णय को पारदर्शी तरीके से लागू करना। सूचना का अधिकार, जो लोग जनता सूचना मांगे तो दे दीजिए, जनता का अधिकार है। नीतिपरक आचार संहिता और आचार संहिता नागरिक पोषण पत्र का कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता की सेवा जो आप देंगे पब्लिक को तो कितना गुण के साथ आप सेवा देंगे। और लोक निधि का उपयोग, जनता की जो निधि है उसका उपयोग। और भ्रष्टाचार आपके सामने अगर आएगा उसके सामने चुनौती। ये चौथा पेपर में है। तो इतना आप जान गए। अब आइए, अब ये चौथा पेपर आपका अब खत्म हो जाएगा। अब चौथा पेपर समान अध्ययन का खत्म हो जाएगा। तो चौथा पेपर समान अध्ययन का खत्म हो जाएगा। अब उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, उपर्युक्त विषयों पर जो उपर्युक्त विषय पढ़ाए हैं, उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन करना है। मामला संबंधी अध्ययन जिसे केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी जैसे आपको दे दिया जाए कि आप 50 शब्दों में लिखें कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद पर आपका क्या विचार है। तो इस पर आपको 150 शब्द में लिखना है या 100 शब्द में लिखना है। आपको दे दिया जाए कि बनारस में जो अभी मंदिर और मस्जिद का मामला चल रहा है उस पर आपका क्या विचार है, उस पर वो केस स्टडी हो गया। तो इस तरह से आपको जो है एक निबंध हो गया, 4 समान अध्ययन हो गए, 5 पेपर हो गया, एक 6वां पेपर होगा और 7वां किसी एक विषय जो वैकल्पिक विषय दिए गए हैं उस वैकल्पिक विषयों से एक विषय दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट होगा 250, पेपर सेकेंड 250, 500। तो उसको 6वां पेपर और 7वां पेपर कहा जाता है। 5वां
ये हो गया 5वां, 6वां, 7वां पेपर का आ जाएगा। तो आइए, अब वो प्रश्न पत्र 5 खत्म हो गया। अब आइए आपको बता रहे हैं प्रश्न पत्र 6 तथा प्रश्न पत्र 7। प्रश्न पत्र 6 तथा 7 में क्या पढ़ना है। 7 में तो वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 1 या 2, वैकल्पिक विषय होते हैं जो आप चुनते हैं, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय होते हैं। वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र जो है 6 एवं प्रश्न पत्र 7 वैकल्पिक विषय है। उम्मीदवार तो ये हो गया। अब वैकल्पिक कोई ले लीजिए, तो जैसे मान लीजिए राजनीति, जैसे लोक प्रशासन ले लिए, उदाहरण के बताते हैं। लोक प्रशासन अब ले लिए, तो इसमें एक पेपर होगा भारतीय प्रशासन, एक होगा लोक प्रशासन, एक लोक प्रशासन, ये हो गया 6वां पेपर, और एक होगा भारतीय प्रशासन, ये हो गया 7वां पेपर। इसी तरह से आपको हर विषय में 2 पेपर होंगे और हर विषय 250 नंबर का होगा। ठीक, तो यही आपके हैं जो है सिलेबस आपको पढ़ने हैं। अब आगे हम आपको क्रमवाइज पढ़ाएंगे। तो इसी पर हम अपना वीडियो आज समाप्त करते हैं, और आपको अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपको पढ़ाएंगे। तो आपको राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे थे, तो राज्य व्यवस्था अब कल के वीडियो में आपको बताएंगे कि राज्य व्यवस्था में आपको हम क्या पढ़ा रहे थे और क्या आप पढ़ाने चल रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को आप जरूर चैनल करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा भी मन लगे कि हमारे बच्चे जो इसको देख रहे हैं जरूर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी के साथ जो है मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।